हाँ, जो आज देखना हेलो एल्केन। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हेलो एल्केन के बनाने की विधि को देखा गया था पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे देखना है हेलो एल्केन के भौतिक गुण को या फिजिकल प्रॉपर्टी को। भौतिक गुण में वे गुण आते हैं जो किसी पदार्थ को देखकर उसका रंग, रूप, आकार, क्वथनांक, गलनांक या विलेयता या भौतिक अवस्था या मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामान्यतः जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उनका जो कम कार्बन वाले होते हैं वो गैस होते हैं, फिर उसके बीच में द्रव मिलते हैं और फिर ठोस मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है फिजिकल स्टेट में या भौतिक अवस्था में, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड, ये सब गैसीय अवस्था में है या गैस होते हैं। उसे ऊंचे मतलब कार्बन 18 तक के हैलाइड जो होते हैं वो द्रव होते हैं, और उसके साथ साथ जो 18 से कार्बन 18 से अधिक वाले जो यौगिक होते हैं, इसमें हैलाइड जो है वो सामान्यतः या उच्च यौगिक कह सकते हो, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या ठोस अवस्था। सामान्य अवस्था में देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन की भी ऐसी स्थिति होती है कि लोअर कार्बन जो होते हैं वो गैस होते हैं, फिर बीच में आपका मिलता है द्रव मिलता है, फिर सबसे अधिक कार्बन ठोस होता है या उसको अर्ध ठोस के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यतः यहाँ पे तो हैलाइडों को देखना है जिसमें ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें हैलोजन समूह होगा। अब ये जो है ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट में मिलेगा उच्च हैलाइड जो होता है। और इनका क्वथनांक देखना है तो क्वथनांक जो है वो उनके हैलोजन समूह के ऊपर निर्भर करता है। अगर R एक प्रकार का या एल्किल हैलाइड समान हो तो हैलोजन के अणु भार के बढ़ने के साथ क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। क्वथनांक जो है वो बढ़ता है अणु भार के बढ़ने के साथ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सबसे अधिक RCl या RBr या RI में सबसे अधिक जो अणु भार होगा वो आपका RI का होगा, जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि क्वथनांक जो है इसमें सबसे अधिक I का होगा या आयोडीन का होगा या एल्किल आयोडाइड का होता है। इस प्रकार क्वथनांक जो है सबसे अधिक RI का होगा और Cl का या RCl का जो है वो सबसे कम होता है और ये क्वथनांक जैसे R के स्थान पे एल्किल ग्रुप होगा, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बचता है उसी को R या एल्किल समूह कहा जाता है सामान्यतः। अब इसमें RBr है, उसके बाद RI है। RI का सबसे अधिक अणुभार होगा क्योंकि R का मान यहाँ समान होने पर उनका अणुभार या बढ़ रहा है या उसको अणुभार कह सकते हो या परमाणु भार, मतलब R का परमाणु भार होगा, कुल मिला के अणुभार हो जाएगा। तो यहाँ पे RI का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है या सबसे उच्च है सामान्य स्थिति में। अब इसमें क्वथनांक का बढ़ता क्रम देख रहे हैं। इसमें एल्किल समूह के मतलब R का मान समान है, हैलोजन का मान समान है या अगर समान हैलोजन है तो एल्किल समूह के अणु भार बढ़ने के साथ उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ता है, या दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। जैसे CH3 CH2 I है, इसका सबसे अधिक होगा
सबसे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और उसके बाद 2 कार्बन का आयोडाइड है, इसके बाद 1 कार्बन का आयोडाइड है। इस प्रकार अणुभार सबसे अधिक जो होगा वो CH3CH2CH2I का होगा, फिर उससे कम CH3CH2I का होगा और सबसे कम जो हो जाएगा वो CH3I का हो जाएगा। इस प्रकार देखने पर अब पता चलता है कि सबसे अधिक अणुभार जो होगा, जिस एल्किल ग्रुप का अणुभार सबसे अधिक होगा उसका क्वथनांक जो है सबसे उच्च होगा। यदि यक्स समान हो तो, यक्स का मान अगर समान है तो कार्बन की संख्या जिसकी सबसे अधिक होगी उसकी क्वथनांक जो है सबसे उच्च होगा। अब इसमें जैसे प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड की बात करते हैं, तो इसमें प्राइमरी हैलाइड का क्वथनांक जो है वो सबसे उच्च होता है, फिर उससे कम जो होगा वो सेकेंडरी हैलाइड का होगा, फिर उसके बाद जो होता है वो टर्सरी हैलाइड या जिसे तृतीयक हैलाइड कहा जाता है। इस प्रकार इसके क्वथनांकों का क्रम व्यवस्थित किया गया है या होता है। अब इसमें क्वथनांकों का क्रम इसी प्रकार इसको देखा जाता है। सामान्यतः जैसे प्राथमिक हैलाइड मतलब ऐसा हैलाइड जिसमें हैलोजन समूह जुड़ा हुआ हो, उसमें एक R ग्रुप हो, एक एल्किल ग्रुप हो, और सेकेंडरी हैलाइड में जिस पदार्थ से हैलोजन समूह जुड़ा हो उससे 2 एल्किल ग्रुप हो, और टर्सरी में ऐसा कार्बन जिससे 3 R ग्रुप या 3 एल्किल ग्रुप हो। मतलब प्राथमिक हैलाइड वो हैलाइड होगा जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से एक एल्किल समूह होगा तो उसको प्राथमिक हैलाइड कहा जाता है। तो प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी या प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों में से सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा वो आपका प्राथमिक हैलाइड होगा। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों के क्वथनांकों का क्रम। अब इसमें देखना है विलेयता या जिसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब जल में विलेय है या जल के किसी भी पदार्थ में विलेय है कि अविलेय है उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। तो सामान्य अवस्था में जो जल में होते हैं ये सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं या अविलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये सब सॉल्युबल होते हैं या घुलनशील होते हैं। अब यहाँ पे देखना है कार्बन और हैलोजन का बंध या CX बॉन्ड, X बराबर हो जाएगा वो आपका हैलोजन को ही होगा। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें यहाँ पे कार्बन और X या कार्बन और Cl के बंध को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध है और सबका सब सिग्मा बॉन्ड है या sp3 संकरण को ये कार्बन व्यक्त करता है। तो कार्बन और X या कार्बन और हैलोजन जो बंध होता है वो सामान्यतः वो ध्रुवीय होता है। इसमें कार्बन और क्लोरीन की अगर विद्युत ऋणात्मकता देखा जाए तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जिसके कारण इसमें आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश होता है या कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लोरीन खींच लेता है या खींचता है बंध में, जिसके फलस्वरूप कार्बन पर धनावेश होता है। आंशिक रूप, पूर्ण रूप से नहीं होगा, आंशिक रूप से ही इस पर आवेश होगा, जिसको डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये पूर्ण आवेश बन जाता है तब तो आयन बन जाता है, किंतु ये आयन नहीं बनता है, सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक में सब ध्रुवीय यौगिक है, सब के सब ये ध्रुवीय यौगिक होते हैं या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सब के सब ये सहसंयोजक यौगिक हैं, किंतु सहसंयोजक में ध्रुवीय होती हैं।
तो यहाँ पे ये ध्रुवता को प्रदर्शित करता है जिसमें क्लोरीन और कार्बन है। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा उच्च होती है। और यहाँ पे जो संकरण होता है कार्बन का वो है sp3 संकरण होता है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी दिखाया जा सकता है जिसमें इसी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी जो sp3 संकरण को प्रदर्शित करेगा। अब देखना है यहाँ पे जैसे समान हैलोजन समान हो तो नाभिक स्नेही अपक्रिया के क्रियाशीलता को प्रदर्शित किस प्रकार करता है उसको प्रदर्शित कराया जा रहा है। मतलब यह जैसे कहा जाता है रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी होती है वो आई की या आयोडीन की एल्किल हैलाइड में आर आई की सबसे उच्च होगी, फिर उसके बाद आर बी आर की, फिर उसके बाद आर सी एल की, फिर सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें प्रदर्शित करना है अगर हाइड्रोजन समान हो, अगर हाइड्रोजन समान है तो उनकी नाभिक स्नेही अपक्रियाओं की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करना है। तो आर का मान जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, इसमें सबको आर आई के ही द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखिए फिर से इसमें सॉरी ये हैलोजन नहीं है, आर का मान समान है, एल्किल हैलाइड का मान एल्किल समूह का मान समान हो उस स्थिति में प्रदर्शित कराया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे समान अगर एल्किल हैलाइड है तो उस अवस्था में आर आई की नाभिक स्नेही अपक्रियाओं की में क्रियाशीलता सबसे उच्च होगी आर आई की, उसके बाद सबसे कम आर एफ की होगी, या आर बी आर आई के बाद आर बी आर के बाद आर सी एल, फिर आर एफ होगा। ये सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। मतलब आर और आई की जो क्रियाशीलता होगी वो आर मतलब एल्किल ग्रुप के कार्बन और आई के बंध के टूटने के ऊपर निर्भर करेगा। जो बंध जितनी जल्दी टूट जाएगा वो उतना ही क्रियाशील होगा। अब उसमें थोड़ा सा ये प्रदर्शित कराना है कि मतलब जो क्रियाशीलताएं होती हैं वो क्रियाशीलता आपके बंध के टूटने के ऊपर निर्भर करती है। बंध जितना जल्दी टूटेगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील माना जाता है। तो इसमें आर आई की जो त्रिज्या होती है सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी बी आर की होती है, उससे छोटी सी एल की होती है, और सबसे छोटी त्रिज्या जो होती है वो की एफ की होती है। अब इसमें देखना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड की। इसमें धनात्मक प्रेरिक प्रभाव के कारण जो होता है वो तृतीयक हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे उच्च होती है, और द्वितीयक हैलाइड की उससे कम, सबसे कम जो होता है वो प्राथमिक हैलाइड की या मेथिल हैलाइड की होती है। मतलब आर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेलता है। तो जितने वेग से तृतीयक हैलाइड में ढकेलेगा एक आर या एक एल्किल ग्रुप उसमें 3 गुना होगा। अब द्वितीयक हैलाइड में 2 गुने वेग से ढकेलेगा, जबकि प्राथमिक में 1 गुने वेग से ढकेलता है। तो इस प्रकार धनात्मक प्रेरिक प्रभाव के आधार पर आर ग्रुप की जो संख्या सब जितनी अधिक होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी। जब सबसे अधिक होगी तो आर पर ध्रुवता सबसे अधिक उत्पन्न होगी। जबकि तृतीयक हैलाइड में 3 आर होते हैं, 3 एल्किल ग्रुप, द्वितीयक में 2 आर होते हैं, और तृतीयक में प्राइमरी में 1 होता है।